चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशबाश, राजी बाजी, शर्मा अभी बच्चे ना शुरू में थोड़ा सा शर्माने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसमें सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स डिस्कस करेंगे। ये वो टर्म्स हैं कि जो आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। अब उसका एक तरीका तो ये था कि एक लेक्चर के दौरान कोई टर्मिनोलॉजी आ जाती तो मैं वहाँ पर रुक के आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता कि देखें इसका ये मतलब है, और फिर जो टॉपिक पॉज किया हुआ था उसको रिस्टोर कर देता। तो इससे आपके पास थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना मुमकिन तौर पे आने वाले जितने भी लीगल टर्म्स हैं उसको हम पहले ही क्यों ना समझ लें और फिर हम स्टार्ट करें अपने टॉपिक्स का। इससे क्या होगा, अब आइंदा जब भी अपने किसी लेक्चर के अंदर मैं कोई टर्म बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे, चूँकि ऑलरेडी आपने ये पढ़ ली है। ठीक है, तो ये वो हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी इंशाल्लाह। एक टर्म है सूट, जिसका मतलब है मुकद्दमा। ठीक है, आम तौर पे आप जिसे केस कहते हैं, और जी फलां ने फलां के ख़िलाफ़ केस कर दिया। कोई प्रॉपर्टी का मसला था और जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ था तो उसने केस कर दिया किस पे, जिसने कब्ज़ा किया हुआ था उसके ख़िलाफ़। तो आम तौर पे लेमैन लैंग्वेज में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं केस, तो उसके लिए प्रॉपर जो लीगल वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बोला क्या है, सूट। ठीक है, मुकद्दमा। अच्छा, जब हमने इसको वर्ब में, यानी ये नाउन है, ठीक है, मुकद्दमा सूट, लेकिन जब हमने इसको वर्ब में लेके आना है, मतलब मुकद्दमा दायर करना, तो उसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है टू सू। ठीक है जी, टू फाइल अ सूट, ये अल्फाज भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। टू फाइल अ सूट, मुकद्दमा दायर करना। अच्छा, नेक्स्ट जो एक पेयर है टर्मिनोलॉजी का वो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का मतलब है अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट। उर्दू में कैसे कहेंगे, वो शख्स के जो दूसरे किसी के ख़िलाफ़ मुकद्दमा दायर करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट मुकद्दमा दायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। डिफेंड से ये लफ्ज़ निकला है, डिफेंड, डिफेंस, बचाव करना अपना। तो प्लेंटिफ कौन है, मुकद्दमा दायर करने वाला, और डिफेंडेंट कौन है, द पर्सन अगेंस्ट whom सूट इज़ फाइल्ड। जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ उसको हम कह देते हैं कि वो डिफेंडेंट है। जी बता दिए, समझ आ गए। अच्छा, अब इसका मतलब आइंदा जब कभी भी मैं अपनी क्लास में वर्ड बोलूँगा कि ही वॉन्ट्स टू फाइल अ सूट, तो क्या आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे, या ही हैज़ फाइल्ड अ सूट, तो समझेंगे क्या इसका तर्जुमा है, यानी मुकदमा दायर करना। अच्छा, इसके बाद एक और पेयर है टर्म्स का, गिल्टी और एग्रीड। गिल्टी का वर्ड हम यूज़ करते हैं अ पर्सन हु इज़ एट फॉल्ट, एक ऐसा शख्स के जो कसूरवार है, जो गिल्टी है। अच्छा, ये आम तौर पर जब हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं, गिल्टी, जैसे कि वो बड़ा गिल्टी फील कर रहा है, यानी इन द सेंस ऑफ एम्बेरस्ड, इन द सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी, उस सेंस में लेते हैं ना। बट नहीं, इधर लॉ के अंदर ये वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु इज़ एट फॉल्ट। तर्जुमा कर लें, क्या मतलब बना, अ पर्सन हु इज़ एट फॉल्ट, एक ऐसा शख्स जो कसूरवार है, जो गलती पे है, शाबाश, जो गलती पे है, जिसका कसूर है, उसको हम क्या कहते हैं, गिल्टी। और इसके मुकाबले में इसके ऑपोजिट ये वर्ड हम यूज़ करेंगे एग्रीव्ड।
एग्रीव्ड का मतलब होगा कि वो पर्सन कि जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, जिसका कोई हक मारा गया है, जिसकी कोई हक तलफी हुई है। उर्दू में ये अल्फाज समझ आ रहे हैं? अभी एक एग्जांपल्स आएंगी बहुत सारी। मिसाल के तौर पे अदील साहब ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अब्दुल्ला के साथ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आया तो अदील ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। ड्यू डेट आ गई है, इसे कहा भी गया अदील, ओ अदील कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लो, आज डेट है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, बट उसने परफॉर्म नहीं किया। अब आप लोग मुझे बताएं, दो बंदे हैं अब्दुल्ला और अदील, इन दोनों में से कौन गिल्टी है, कौन एग्रीव्ड है? अदील क्या है? गिल्टी, जिसके लिए अंग्रेजी में क्या अल्फाज लिखवाए गए थे आपको? अ पर्सन हु इज एट फॉल्ट, ठीक है, ये वाला एट फॉल्ट, जो कसूरवार है, जो गलती पे है। तो मेरी इस एग्जांपल के अंदर ये अदील भाई माइंड तो नहीं किया आपने, ठीक है, कि मुझे गिल्टी कह दिया, भला किसी और को कह देते। तो ये बंदा गिल्टी है, और दूसरा जो है वो क्या होएगा? एग्रीव्ड उसे कहेंगे। और इंग्लिश में मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे इसके लिए? मतलब कोई भी वो पर्सन कि जिसके साथ ना इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ना इंसाफ़ी हुई है। ओके हो गया? डन करें ज़रा, पक्की बात है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? डैमेज और डैमेजेस। डैमेज सिंपल मतलब लॉस, नुकसान, ठीक है। डैमेज मतलब लॉस, और यकीनन डैमेजेस का मतलब फिर लॉसेस ही होगा, है ना? नहीं, गेस करें क्या है? अंग्रेजी में वैसे वर्ड यूज़ करते हैं हम आमतौर पे कॉमनली, ये भी हाँ हाँ। अच्छा, उसमें एग्जैक्ट अगर मैं टाइम बचाने के लिए अगर आपको लिखवा दूँ तो डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ मनी। उर्दू में तर्जुमा कर लेते हैं, किसी का नुकसान आपने कर दिया, अब उसके नुकसान का इजाला करना है आपने, उसके नुकसान को कॉम्पनसेट करना है आपने रकम दे के। तो ये जो रकम है ना जो दी जाएगी किस पर्पस के लिए? उसके नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए, उस रकम को हम कहेंगे डैमेजेस। समझ तो नहीं आई? जब कभी भी हमारे लॉ के लेक्चर में आइंदा ये वर्ड आएगा डैमेजेस, तो उसका मतलब क्या होगा? कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ मनी। और अगर इन 4 5 6 अल्फाज को अगर 2 लफ्ज़ों में समेट दें तो उसको हम पता क्या कह सकते हैं? मोनेटरी कॉम्पनसेशन। चलें, आप समझ आ गई है क्या बोलते हैं? मोनेटरी। मोनेटरी वाला कौन से वाला? रिलेटिंग टू मनी। तो मोनेटरी कॉम्पनसेशन, ये इसका मतलब है डैमेजेस का। और आगे जाके तो हमने एक चैप्टर के अंदर बड़ी तफसील से इसके ऊपर पढ़ना भी है, डैमेजेस के ऊपर। बहरहाल चूँकि ये वो वर्ड है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अभी आपको बता दूँ। चले, एहतियातन ना मैं पूछने लगूँ अपनी तसल्ली के लिए, क्या मतलब है डैमेजेस का? मोनेटरी कॉम्पनसेशन मतलब क्या? कि जो आपने किसी का नुकसान कर दिया है तो उसके नुकसान का इजाला अब आपने करना है, उसके नुकसान को आपने कॉम्पनसेट करना है। लेकिन किस सूरत में? रकम दे के, उस बंदे को पैसे दे के। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि सर कितने पैसे, तो ये आज के लेक्चर का टॉपिक नहीं है। मैंने क्या कहा, ये एक चैप्टर के अंदर मुकम्मल टॉपिक आएगा डैमेजेस का, उसमें जाके हम देखेंगे कि जनाब ये रकम कितनी अदा की जाती है। तो एक हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ, हम आम तौर पे होने वाले नुकसान को देखते हैं कि नुकसान किस कदर हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर इस रकम को डिटर्मिन किया जाता है। कौन सी रकम को? ये डैमेजेस को। आप बताएं जी, समझ आ गया? तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स। अब मैं इसके सामने खड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपसे पूछूंगा सूट का मतलब क्या है? नज़र तो नहीं आ रहा? सूट का मतलब क्या है? मुकदमा। टू सू का मतलब क्या है? टू फाइल अ सूट। उर्दू में क्या कहेंगे? मुकदमा दायर करना।
अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, अगली टर्म क्या है? प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये एक पेयर बना था ना। प्लेंटिव का मतलब क्या था? अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट, और डिफेंडेंट क्या है? वो पर्सन जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ, जिसके अगेंस्ट मुकदमा दायर हुआ या करना है आपने। अगली कैटेगरी कौन सी थी? गिल्टी एंड एग्रीव्ड। हु इज गिल्टी? अ पर्सन हु इज एट फॉल्ट, जो कसूरवार है वो गिल्टी है। और एग्रीव्ड कौन है? जिसके साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म ज़्यादती हुई, वो क्या होएगा? एग्रीव्ड। ठीक है। हाँ, वैसे गालिबन कल की क्लास में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, तो उसमें एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जनाब वो लैपटॉप पसंद आ गया तो अदील भाई अब दे नहीं रहे, तो इनसे लैपटॉप कैसे लिया था भला? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया था आपसे? आपको मार पीट के, आप पे जो है वो फोर्सफुली आपको मजबूर किया गया था कि अपना लैपटॉप हमें भेज दें। ऐसा ही था ना? आप मुझे बताएं कि ये है जनाब अदील, जिसको मारा गया है, पीटा गया है बेचारे को, और इससे इसका लैपटॉप ख़रीदा गया है। मैं ये नहीं कह रहा छीना गया है, क्या कह रहा हूँ? ख़रीदा गया है, पेमेंट भी की गई है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तो और जिसने ये सारा काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम है जनाब असद। आप ज़रा बताएं इन टर्म्स की रोशनी में, इन दोनों में से गिल्टी कौन है, एग्रीव्ड कौन है? गिल्टी असद, जिसने मारा पीटा, ठीक है, टॉर्चर किया या प्रेशराइज किया, वो क्या है? गिल्टी। और ये क्या है? एग्रीव्ड है। डन हो गया। चलें फिर आप बताएं, ये जो सूट की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, अब इसको इस्तेमाल करें। कौन किसके खिलाफ सूट फाइल करेगा भला? हाँ, ये अब पहले हम नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये टर्म्स इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। अदील सूट फाइल करेगा असद के खिलाफ, तो जब सूट फाइल करेगा तो अदील क्या कहलाएगा? प्लेंटिव। और तब असद क्या कहलाएगा? डिफेंडेंट। डन हो गया। तो प्लेंटिव डिफेंडेंट के टर्म्स भी हमने अप्लाई कर दी, और गिल्टी और एग्रीव्ड को भी हमने डिटर्मिन कर लिया कि कौन गिल्टी है, कौन एग्रीव्ड है। और इसमें अब आपकी जहानत का इम्तिहान है, जहानत का इम्तिहान है। देखते हैं। अदील ने कहा कि जी मेरा 5,000 को नुकसान हुआ है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। चलें ऐसा करते, थोड़ी एग्जांपल चेंज करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये अदील साहब हैं और वो असद साहब हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। एग्जांपल गौर से सुननी है आपने। अदील और असद के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, और अदील ने अपनी मोटर बाइक बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था असद के साथ। कोई एक डेट बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को जब अदील साहब ने रब्ता किया, असद भाई वो आपने आज मुझसे आके मेरी बाइक लेके जानी है, और हमारे दरमियान 50,000 रुपये डन हुए थे एज अ प्राइस, तो प्लीज़ मुझे पे करके तो बाइक आप ले जाए, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, आज डेट ऑफ परफॉर्मेंस है। याद दिलाने के बावजूद असद नहीं आया। बताएं कौन गिल्टी है, कौन एग्रीव्ड है? पहले तो ये बात करें, हु इज़ गिल्टी? वो नहीं आया, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने तुम्हारी बाइक नहीं लेनी, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं वायलेशन कर रहा हूँ, मैं ब्रीच कर रहा हूँ। उसने कह दिया भाई, आपको इनकार कर दिया। कौन गिल्टी है, कौन एग्रीव्ड है? असद गिल्टी, अदील एग्रीव्ड। अच्छा, मजबूरन बेचारे इस अदील को, वो अपनी बाइक, पैसों की ज़रूरत थी, पहले भी उसको मजबूरन बेचना चाह रहा था, तो मजबूरन यानी उसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूरन इसे जाके ओपन मार्केट में वो बाइक 40,000 रुपये में बेचनी पड़ी। कितने की बेचनी पड़ी? सवाल नंबर 1 मेरा आप लोगों से ये है, अल्लाह करे या अल्लाह जवाब आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे लग भी रहा है कि जवाब आपको आ जाएगा। उस गिल्टी
के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उस गिल्टी पार्टी असद के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, खिलाफ वर्जी की वजह से, वॉयलेशन की वजह से इस एग्रीव्ड को कितना नुकसान हुआ? देखा, मैंने कहा था ना कि जवाब दुरुस्त होगा। शुक्र है या अल्लाह। कितना नुकसान हुआ है? बोले 10,000 रुपये का। ये जो 10,000 रुपये है ना, ये डैमेज है, ये नुकसान है, लॉस है। और अब ये चाहता है एग्रीव्ड कि मैं ये 10,000 रुपये की रकम उससे निकलवाऊँ, क्योंकि ये 10,000 का नुकसान किसकी वजह से हुआ है? असद की वजह से, गिल्टी की वजह से। लिहाजा इस 10,000 रुपये की रकम की रिकवरी के लिए अगर ये अदालत जाते हैं उनके खिलाफ, तो इन्हें हम क्या टाइटल देंगे? प्लेंटिव बोले हैं। और जब मुकदमा दायर हो गया तो वो हो गया डिफेंडेंट। ठीक हो गया। और गिल्टी और ग्रीव तो पहले आपने कह दिया। और ये क्या क्लेम करेंगे? क्लेम क्या करेंगे? डैमेजेस। अल्लाह आपका भला करे, शुक्र है। ये क्या क्लेम करेंगे? डैमेजेस। कितनी रकम? कि ये रकम मुझे इनसे लेके दी जाए, क्योंकि ये नौबत उनकी वजह से आई है। सो ये जो अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 है, ये लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये क्या जी? डैमेजेस है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है जी, बताएं, आप समझ आ गया? सो दिस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 विल बी कॉल्ड डैमेजेस। डन हो गया जी ये चीज़। तो अब वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, लिखवाई थी, अब तो ज़ुबानी हिफ्स हो चुकी होगी डैमेजेस की। वो क्या थी? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। और जो थोड़े से डिटेल्ड वर्ड्स थे वो कौन से थे? कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ मनी। रकम की सूरत में नुकसान का इजाला करके देना, उसे हम क्या कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं। और जिसकी अभी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लाखों करोड़ों के डैमेजेस आएंगे, क्यों जनाब? लॉ पड़ा हुआ है ना, कितना अब तक डैमेजेस आते हैं, है ना? तो ये ज़रा नन्हे मुझे बच्चे हैं ना आज, तो इनको ज़रा, इसलिए मैंने शुरू कहाँ से किया है? छोटी सी रकम से। कहाँ से? 10,000 से। और एग्जांपल भी आप लोगों के लेवल की दी है। छोटी सी मिसाल है, दिल भाई, बाइक की मिसाल, 50 में बात हुई थी, मजबूरन 40 में बेचनी पड़ी, कितना लॉस हुआ? 10,000 रुपये का। ये लॉस किसकी वजह से हुआ? गिल्टी पार्टी की वजह से, लिहाजा ये उससे निकलवाएंगे। ओके हो गया ये चीज़। तो इससे और काफ़ी ज़्यादा आगे हम इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी आती जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग वाली। तो ये है जी हमारी इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल होती जाएंगी। जी अब आप अटेंडेंस ले लें। ये देखें ज़रा, कैप 4 देखें। हाँ, लेकिन इसमें ना एनरोल काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आते थोड़े हैं। मतलब ये आज 5 आए हुए हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। मोहम्मद अब्दुल्ला राज, मोहम्मद अली एजाज, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद बालार अब्बासी, मोहम्मद सलाह रहमान, राजा अली हमाद, सिबरा अली, सैयद फैजान अली रिजवी, सैयद मोहम्मद जैद, उस्मानिया मुकर्रम। किसी तरह नहीं है लिखे जी नाम बच्चों के। नहीं, आप एनरोलमेंट होगी आपकी? अभी नहीं हुई? ये स्लिप इनसे फिल करवा लें आप। दोबारा कर दें। आपका नाम तो आ रहा है, पूरे होता आपका नाम सब्जेक्ट्स में आ रहा है। आप पहले किस आपने बोला नहीं।
पहले आप किससे लॉ ले रही थी? शुरू से सर से ही ले रही है? और पहले आपने फील किया कौन? वो दूसरी क्लासेस में। ठीक है पेपर है। बाकी थैंक यू सर। जी वेलकम। लें जी बच्चों, तो ये जो इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स हैं इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया और नाउ आई एम श्योर कि आइंदा जब भी ये इनमें से कोई भी टर्म बोली जाएगी तो फट आप समझ जाएंगे कि सर ने क्या वर्ड बोला, या जब बुक में से आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। डन हो गया? अच्छा, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2। आपको याद है कल के लेक्चर में जब आपको ग्रिड मैंने लिखवाई थी, हर एक चैप्टर के आगे आपको बताया था कि यहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है। वो चंद 5 या 8 नंबर का है, उसको हम बाद में कर लेंगे। ये बड़ा पोर्शन अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। और ये जितनी चीज़ें हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक है, तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना आगाज़ हम यहाँ से करें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से हम आगाज़ करेंगे द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बल्कि अगर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पोर्शन है जो शुरू कहाँ से हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 से, और कहाँ तक जा रहा है, चैप्टर नंबर 10 तक। वो 2 हमने कहा था ना, आपको याद है हमने एक कहा था 2 से 5 तक था एसेंशियल्स, और 6 से लेके 10 तक था, लेकिन है सारा कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक ही। तो चैप्टर नंबर 2 से लेके 10 तक का जो पोर्शन है ये सारे के सारा किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 2 अफराद या 2 से ज़्यादा अफराद के बीच में कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस पूरे पोर्शन में हमें जो कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी वो ये पढ़ने को मिलेंगी कि जी कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। 2 बंदे आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका आगाज़ कैसे होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले के लिए क्या कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, क्या हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, या लॉ ने हमें कुछ बताया होगा कि जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज़ हों फ़कत वही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें, इसी को मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ना कोई एक क्राइटेरिया लॉ ने दिया होगा या नहीं कोई क्राइटेरिया दिया होगा? मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है, बोले ना शर्माएं, दिया होगा ना। यानी लॉ ने कोई एक क्राइटेरिया बताया होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी हाँ बताया हुआ है कि जी जिस बंदे में ये सिफ़ात हों वही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल, बाकी तफसीलात तो बाद में आएंगी। मसलन आपने एक वर्ड सुना हुआ माइनर, माइनर, फला माइनर है, MINOR, किसे कहते हैं माइनर? शाबाश, अंडर एज चिल्ड्रन, ठीक है। और हमारे कानून के मुताबिक जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो क्या है, वो माइनर है। तो कानून हमारा यही कानून कहता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहता है कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब 18 साल या उससे ज़ायद उम्र का जो बंदा है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दिल में शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र है हम उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। कौन से क्राइटेरिया? कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो समझ गए इशारा क्या कहते हैं अंग्रेजी में?
मैड, पागल, अनसाउंड माइंड। क्या ये वाले अफराद भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कानूनी तौर पे अहल हैं? अभी चेक करें, अभी लो आपने पढ़ना नहीं शुरू किया, माशाल्लाह बरकत चेक कर लें आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया कि नहीं जनाब ये भी अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे आगे जाके वो होगा अनसाउंड माइंड पर्सन। क्या? अनसाउंड माइंड। वैसे एक लफ्ज़ शायद आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ है ना, इनसेन। तो इनसेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा तारुफ बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या बताया मैंने आपको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अहल कौन होता है। इसी तरह अगर दो बंदों के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो उसके बाद अगर एक परफॉर्मेंस ना करे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, तो उसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, क्या डैमेजेस लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें इस पोर्शन में पढ़ने को मिलेंगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। डन हो गया। अच्छा, अब जो तो कल की क्लास में लोग थे उनको तो कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ रही है, क्योंकि कल मैंने एग्जांपल दे दी थी। कौन सी वाली? लहंगे वाली लहंगे वाली, और इधर से शेरवानी वाली। तो देखिए दोनों जेंडर्स को मिस, आप कल एब्सेंट थी, अब मर्जी आपकी, ठीक है, आप महरूम रही हैं। बाकी आपको बता तो दिया होगा उन्होंने कि कल हमने ये वाली मज़े की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। याद आ गई ना? शेरवानी, लहंगा, कोई और भी एग्जांपल थी, लैपटॉप की एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर जो हम ये डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे लैपटॉप की सेलिंग बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मोबाइल फ़ोन की सेलिंग बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, या एक और कॉमन सी एग्जांपल पता कौन सी है? एम्प्लॉयमेंट की। क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट? अगर आप कहीं पे जाके जॉब करते हैं, यस, तो अच्छा ज़रा पार्टीज़ के नेम्स गेस करेगा आप में से कोई कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जिन दो पार्टीज़ के बीच में बनता है उनके टाइटल्स भला क्या होते हैं? पढ़े हुए हैं आप लोग? यस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है। और ठीक हो गया। तो खुदारा ये कोई हवाई और फ़िज़ाई बातें नहीं हैं, ये सारी रियल चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये अभी देखें, ये फ़ोन है, आपने फ़ोन ख़रीदा है ना, लेकिन जब हम इस ख़रीदने वाली ट्रांजैक्शन को लॉ के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लॉ पता क्या कहता है कि इस बायर ने उस मोबाइल फ़ोन के सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया है। डन हो गया। अच्छा, आप जो हैं फ़र्ज़ करें BMW लेना चाहते हैं, अल्लाह करे, ठीक है, या कुछ और गाड़ी पसंद है, ऑडी ले लेते हैं माशाल्लाह, वो जो ये वाली, ठीक है जी, क्या बात है, अच्छी है, मतलब उन्होंने सेट किया हुआ। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। नहीं समझ आई? ठीक हो गया। तो ये जो एक्सचेंज होगा, दो बंदों के दरमियान में मुआहदा होगा, ये सेलिंग और बाइंग के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये सारी डिस्कशन में आपको ये चीज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एग्रीमेंट्स होते हैं, मुआहदात होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन्हीं के लिए जो लॉ बना हुआ है वो कौन से वाला है? लॉ ऑफ ये वाला, ठीक है, जिसका नाम क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जितनी भी बातें लिखी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक, बनाया कैसे जा सकता है, बनाने का अहल कौन है, कौन बनाने का अहल नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद कोई एक पार्टी वो क्या कर जाए, मुकर जाए, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रीच, शाबाश, वायलेट कर जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तमाम बातें किस एक्ट में लिखी हुई हैं बताएं? ये द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और याद हो गया? तो जगह जगह आपको अपनी किताब के अंदर ये रेफरेंस नज़र आएगा।
द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फलां सेक्शन के तहत ये बात है, फलां सेक्शन के तहत ये बात है। ओके हो गया। तो अब ये ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई गैस करेगा ये क्या शो करता है? 1872 ये क्या शो करता है? ये बोले, उन्होंने बता दिया। यार क्यों शर्मा रहे हैं, हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? ये 1872 का ईयर क्या शो करता है? This was the year in which this law was made। ठीक हो गया। कब का है? 1947 से पहले का, मतलब पाकिस्तान बने से पहले का। बट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान बन गया, अब अपने लॉज बना लें आप। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें अभी तक ये 2022 चल रहा है, लॉ वही है, ठीक है, पुराने वाला, उसी लॉ को यहाँ पे चलाया जा रहा है। खैर जब तक बदलता नहीं है हम तो इसी के मुताबिक पढ़ेंगे ना। आई कैप ने हमारे सिलेबस में इसे शामिल किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक सारी बातें लिखी हुई हैं, सारे लॉज, सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इतना बता दें कि अब तक जो डिस्कशन हुई है, क्लियर है? स्टार्ट कहाँ से हुई थी हमारी डिस्कशन? बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से हुई थी? सम इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स, और लीगल टर्म डिस्कस हुई। फिर आगे जाके यहाँ पे एक एग्जांपल आई थी जिसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था? डैमेजेस का, ठीक है, उसको हमने एग्जांपल के जरिए समझा। और फिर थोड़ा सा पस मंज़र मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं और कल से इंशाल्लाह फिर ये स्टार्ट करेंगे। अगर लिखना तो आप लिख लें, दिस इज़ you can say procedure, the process of formation of a contract। या आप यूँ कह लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने कल के लेक्चर से हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। और फिर डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद मैनी एग्जांपल्स इंशाल्लाह।